हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10 का पाठ 6 का जय प्रक्रम वाला चैप्टर जो है उसके अंतर्गत मैंने आपको जो हमारा मानव रक्त परिसंचन तंत्र है वह जय प्रक्रम अच्छे से समझाया था और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में हम अगला जो जय प्रक्रम है मानव उत्सर्जन तंत्र उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र बेसिकली जो है आपका कितने अंग होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन का मतलब जो हम यूरिन वेस्ट मटीरियल पसीने के जरिए अपना पेशाब बाहर निकालते हैं, यानी जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी में, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के जो तंत्र रहता है उसको बोलता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। इसके मुख्य अंग है 4। नंबर 1 वृक्क यानी किडनी, नंबर 2 मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर्स, नंबर 3 मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर्स एंड नंबर 4 मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। तो ये 4 जो है हमारे उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग हैं। चलिए इनको 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका वृक्क यानी किडनी। मानव में एक जोड़ी वृक्क होती है, आपको पता ही है, यानी एक आपकी बाईं तरफ दाईं तरफ, तो आपकी 2 किडनियाँ होती हैं। ठीक है, उदर गुहा में के पृष्ठ में भाग में डोर्सल साइड में कशेरुक दंड यानी बैकबोन के दोनों ओर स्थित होती है। बीच में आपका बैकबोन है, एक दाईं तरफ को एक बाईं तरफ को, आपकी ये दोनों एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, दायां वृक्क यानी राइट किडनी जो होती है आपकी बाएं किडनी से थोड़ी सी आगे स्थित होती है ना। दोनों किडनियां जो है एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना या उदर गुहा होती है, उसके पृष्ठ भित्ति से जुड़े रहते हैं। किडनी का निर्माण जो है भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है, यानी भ्रूणीय मेसोडर्म से इसका निर्माण होता है। मानव के वृक्क यानी किडनी मेटानेफ्रिस प्रकार के होते हैं, यानी मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं ये किडनीज। ठीक है, मानव के जो किडनी होती है वो गहरे लाल रंग की होती है। अब इनकी हम फिजिकल नोटिस पढ़ रहे हैं, तो ये कैसी दिखती हैं, गहरे लाल रंग की होती हैं। ठीक है, और आपके सेम के बीज की तरह, जो सेब का बीज होता है ना उसकी तरह ये होती है। आप एक सिंपल सी बात में मानिए, जो आपका राजमा का दाना होता है ना वैसे उस आकार की होती हैं आपकी ये किडनियाँ। ठीक है, इनकी बाहरी जो तल होता है वो कन्वेक्स, बाहरी साइड होती है कन्वेक्स मिरर की तरह, और भीतरी होती है आपकी कनकेव की तरह, यानी इस तरह से दिखती हैं ये होगी आपकी किडनी। ठीक है, ये इसकी बाहरी सतह है, तो ये होगी आपकी कनकेव की तरह, कन्वेक्स की तरह, और दूसरी होगी आपकी अंदर वाली, ये होगी आपकी कनकेव की तरह, यानी ये आपकी अवतल सरफेस है, ये आपकी उत्तल सरफेस है। ठीक है, तो इसके बाद जो इसके अंदर क्या होती है, इसके आपकी एक हाइलम होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जो वृक्क नाभि का हाइलम होता है, यानी जो वृक्क की जो नाभि होती है उसको हाइलम कहते हैं। वृक्क धमनी को कहा जाता है रिनल वेन। ठीक है, और उसकी लिम्फ वाहिनी होती है तथा मूत्र वाहिनी होती है, ये जुड़ी होती है आपकी किडनी के साथ। ठीक है, ये चीज़ें। तो दूसरा पार्ट है आपका किडनी के बाद मूत्र वाहिनी। किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपकी किडनी का स्ट्रक्चर है, वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये बाद में पढ़ेंगे, पर चलो फिलहाल आपको दिखाता हूँ। ये किडनी है, तो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया किडनी के साथ जुड़ी होती है आपकी मूत्र वाहिनी, जुड़ी है। ठीक है, और ये आपकी वृक्कीय शिरा जुड़ी होती है, और आपका ये वृक्कीय धमनी जुड़ी होती है। तो ये किडनी है आपके एक राजमा के दाने के आकार की। ठीक है, तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था उसके बाद आती है आपकी किडनी के बाद मूत्र वाहिनी या यूरेटर्स। प्रत्येक वृक्क या किडनी की नाभि से मोटी पेशीय भित्ति बनी लंबी सक्रिय नलिका निकलती है, जिसे मूत्र वाहिनी या यूरेटर कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे चित्र में दिखाया। ठीक है, अब ये मूत्र वाहिनी क्या करती है, वृक्क में स्थित प्रारंभिक भाग चौड़ा एवं कीपूर्ण होता है, जिसे वृक्क श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मनुष्य का जो है आपका उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, ये 2 किडनियाँ बनी होती है मनुष्य की, ये दाईं किडनी है और ये बाईं किडनी है।
ये मूत्र वाहिनी जुड़ी है, ये भी मूत्र वाहिनी है, और ये आपका मूत्राशय है नीचे इकट्ठा। इसमें हमारा जो हम यूरिन होता है, हमारा पेशाब होता है, वो यहाँ इकट्ठा होता है। उसके बाद हमारा ये मूत्र मार्ग होता है, इसके जरिए हम बाहर को इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, ग्रंथि आपको पता ही है। तो ये आपका जो है ये मानव का एक उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मूत्राशय क्या है? एक थैले के समान एक पेशी संरचना है, ठीक है, जिसमें मूत्र का स्थायी रूप से संग्रहण किया जाता है। यानी मूत्र जो हम जैसे जब हम पानी पीते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो किडनी उस चीज़ को फिल्टर करती हैं और वो हमारे मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। और इसकी भित्तियाँ, यूरिनरी ब्लैडर की भित्तियाँ जो है 3 स्तर पाए जाते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। जो बाह्य स्तर होता है यह पेरिटोनियम से बना शिशोसा स्तर का होता है। मध्य स्तर होता है आपका अरेखित पेशियों से बना होता है, स्मूथ वेसल्स से। और तीसरा होता है आपका आंतरिक स्तर, यह संश्लेषित स्तर होता है, सॉरी श्लेष्मिक स्तर होता है, यह श्लेष्मिक, इसमें श्लेष्माज होते हैं। तो मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीमीटर मूत्र संग्रह करने की क्षमता होती है और वो किया जाता है। मतलब ये मान के चलिए आपका लगभग 1.25 लीटर आप पेशाब जो है आपकी मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम मूत्र मार्ग के ऊपर। मूत्र मार्ग आपको पता ही है, मूत्र मार्ग जो है या यूरेथ्रा जो है ग्रीवा से एक पतली नालिका निकलती है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। कहाँ से? मूत्राशय से। ठीक है, मैंने आपको चित्र में बता भी दिया ऊपर। ठीक है, अब मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका मूत्र मार्ग हो गया। उसके बाद मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशी स्फिंक्टर मसल्स उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, सामान्यतः मूत्र मार्ग को कसकर बंद रखती है। ठीक है, जब हम मूत्र को त्याग करते लगते हैं तो ये अवरोधनी जो होती है पेशी, यह शिथिल पड़ जाती है। यानी जब हम पेशाब बाहर निकालते हैं तो ये अवरोधनी थैली जो है शिथिल या रिलैक्स हो जाती है ताकि पेशाब बाहर आ जा सके। और जब नॉर्मल स्थिति में हम होते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या जाती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचित हो जाती है, जिससे पेशाब नॉर्मली बाहर नहीं निकलता। जब हम चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार तभी यह बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद अब वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं हम। ये तो बाहर की संरचना मैंने बता दी। प्रत्येक जो वृक्क होता है वो मुख्यतः 2 भागों में बंटी होती है, वल्कुट और मध्यांश, यानी कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स क्या है आपका? कॉर्टेक्स जो है गहरे लाल रंग का किडनी का बाहरी भाग है और यह मालपिगियन बॉडी या समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी व दूरस्थ कुंडलित डीसीटी नलिका इसमें पाई जाती है। तो जो मालपिगियन बॉडी होती है या मालपिगियन काय होती है वो अधिकता के कारण भाग कणिकाएं दिखाई पड़ता है। यानी जो मालपिगियन बॉडी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कुंडलित नलिका और कुंडलित दूरस्थ कुंडलित नलिका से। ठीक है, इसके बाद आपका वल्टुकीय भाग में कुछ संक्रिय उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धंसते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिनी या रेनल कॉलम्स ब्रिटिनी कहते हैं। चलिए चित्र में देखते हैं अब हम। ये है आपका एक किडनी का आंतरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वल्कुट होता है बाहरी भाग, ठीक है, और ये मध्य भाग होता है मध्यांश। उसके बाद जो नीचे बनी है ना आपकी इस तरह से बीच बीच में ऐसे ऐसे, ये है आपकी संग्रह नालिका। ये क्या करती हैं? यूरिन को इकट्ठा करती रहती हैं और ये सारी जो है जितनी भी संग्रह नालिका है वो वृक्कीय धमनी और शिरा वृक्कीय धमनी में जाके मिल जाती हैं। फिर ये क्या करती हैं? वहाँ से फिर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका कैल्सियस है, ये पेल्विस है, ये आपकी मूत्र वाहिनी है। तो ये वृक्कीय शिरा है। ये है आपका किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। आपको आएगा कि किडनी का जो है आंतरिक स्ट्रक्चर बनाइए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब ये दूसरा भाग है मेडुला। मतलब हमने कॉर्टेक्स कर लिया। अब मेडुला क्या होता है? मेडुला जो है यह भीतरी भाग होता है किडनी का और इस भाग में क्या होती है? वृक्क नलिकाएं या रीनल ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और हेलनेज लूप होता है, रीनल हेलनेज लूप संग्रह नालिका पाई जाती है इसमें। और जो मध्यांश होता है इसके बाहरी भाग में क्या होती है? वर्तनी धसी हुई होती है, जो आपको मैंने ऊपर दिखा दिया चित्र में भी। ठीक है, इनको बोलता है रेनल क्यूमल्स ऑफ वर्टिनीज। तो जो मध्यांश में
चक्राकार उभार दिखाई देते हैं उन्हें बोला जाता है पिरामिड्स। क्या बोला जाता है? पिरामिड्स, जिन्हें कैलिक्स। पिरामिड एक प्यालेनुमा गुहा में स्थित होते हैं, जो प्याले की तरह गुहा होती है ना, केविटी, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है कैलिक्स। तो ये था आपका अंदर का इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है आपका नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। इसके ऊपर भी एक प्रश्न बन जाता है कि नेफ्रॉन की कार्य प्रणाली समझाइए और टीचर सहित समझाइए, तो बड़ा जरूरी है इसको ध्यान समझना आपने। वृक्क नलिका बोलते हैं इसको या नेफ्रॉन। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो वृक्क नलिका है, इसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयाँ जो होती है वो आपकी वृक्क की इकाइयाँ हैं। तो वृक्क की जो कार्य करने वाली जो इकाई है ना वो है आपकी वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन्स। तो मनुष्य की किडनी में लगभग 10 से 12 लाख महीन लंबी और कुंडलित नलिकाएं होती है। समझिए बात को। मनुष्य की एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं या वृक्क नलिकाएं होती हैं। तो अब ये नलिकाएं रक्त को छानकर नाइट्रोजनिक अपशिष्ट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ना उनको छानकर जो खून से जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनको छानती है और अलग करती है और यूरिन से बाहर निकालती है। अब प्रत्येक जो आपका नेफ्रॉन होता है या वृक्क नलिका होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं हम। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले इसका मालपिगियन बॉडी या मेलपिगी काय। दूसरा है आपका समिस्त कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको बोलते हैं पीसीटी, जो ऊपर हमने पढ़ा समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। दूसरा आपका हेलनेज लूप, ये भी बहुत जरूरी पार्ट है। तीसरा आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसका पांचवा भाग है आपका संग्रह नलिका यानी कलेक्शन ट्यूब्स, और उसके बाद है वासा रेक्टा जो बाहर निकालते हैं। चलिए अब इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से भी पढ़ेंगे और पहले 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। जो मालपिगियन बॉडी होती है ना, प्रत्येक वृक्क नलिका या आपका रिनल ट्यूब्स होती है उसका मालपिगियन बॉडी अगला भाग कहलाता है मालपिगियन बॉडी, ठीक है, जो 2 भागों में बंटा होता है। अब मालपिगियन बॉडी की भी 2 भाग होते हैं आपका बोमन सपूट और केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस यानी ग्लोमेरुलस। ये 2 भाग होते हैं आपके किसके? मालपिगियन बॉडी के। अब इसमें से जो पहला है वो है बोमन स्पूट्स या बोमन्स कैप्सूल्स। बोमन कैप्सूल्स होता है, यह एक नेफ्रॉन की प्लाज्मेनुमा संरचना होती है जिसमें ग्लोमेरुलस धंसा हुआ होता है, ठीक है। अब बोमन सपोर्ट की जो भित्ति होती है ना वो बिल्कुल बारीक होती है और द्विस्तरीय होती है, 2 स्तर होते हैं उसमें, और यह सल्की एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है या सल्की उपकला टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अब इसकी जो भित्ति होती है वह विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है उसके अंदर, जिनको बोला जाता है हम पदाणु या बोला जाता है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या कार्य करते हैं भाई? पोडोसाइट्स जो होते हैं यह एक ग्लोमेरुलस झिल्ली जो होती है उसके अंदर जो है निर्माण करती है और इस कला में अनेक सूक्ष्म छिद्र यानी फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं और यह इसका अधिक पारगम्य भाग होता है। तो ये था आपका पहला वाला भाग इसका ब्राउमिन्स कैप्सूल। दूसरा भाग है इसका केशिका ग्लोमेरुलस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया। हर भाग में एक पीसीटी होती है, एक डीसीटी। तो ये है आपका इसका डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और दूसरी है आपकी पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये भाग है आपका बोमन्स कैप्सूल का जो मैंने पढ़ाया आपको, और ये दूसरा बीच में जो ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये आपका हेनरी लूप्स है, ये भी हमने पढ़ लिया। और ये आपका परिनालिका जार रहता है और ये संग्रह नलिका यानी इनमें जो क्या होता है यहाँ से खून आता है और फिल्टर होकर अंदर जाता है, यहाँ से आएगा खून और इधर को जाएगा और इस खून में से हम नाइट्रोजिनस जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो फिल्टर होते हैं और फिर यहाँ पे इस नलिका में इकट्ठे हो जाते हैं बाद में और यहाँ से फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हम हेनलेज लूप जो है मेन वो पढ़ लेते हैं। हेनलेज लूप क्या चीज़ होती है? यह एक यू आकार का नलिका होती है। देख लीजिए आप हेनलेज लूप, यहाँ पे हेनलेज लूप ये है, यह एक यू प्रकार की, सॉरी ये नहीं है, यहाँ ये है, ये यहाँ से ये एक यू प्रकार की जो है नलिका है, इसको बोलते हैं हम हेनलेज लूप, ठीक है। हेनलेज लूप क्या करता है? यह अवरोही भुजा में होता है और आरोही भुजा में, यानी एक ऊपर को जाती है और एक नीचे को आती है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होती है।
तो ये अवरोही भुजा जो होती है सर्क्यूब कलर से बनी होती है, और दूसरी जो बनी होती है आपकी वो बनी होती है आश्रित रहती है। तो उसके बाद आता है आपका फिर संग्रह नलिका, लास्ट वाली जो होती है संग्रह नलिका, यानी जहाँ पे जो वेस्ट मटीरियल होता है, यूरिन होती है, दूसरे नाइट्रोजनस पदार्थ होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, कई वृक्क नलिकाओं में नेफ्रॉन में जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है या डीसीटी है या दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हुए वो उनमें खुलती है। प्रत्येक किडनी की नालिकाओं में बना मूत्र जो है संग्रह नलिका में आकर रुक जाता है। संग्रह नलिका जो मैंने आपको चित्र में समझाई, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी संग्रह नलिका मिलकर एक प्रमुख मोटी सी बड़ी सी संग्रह नलिका का निर्माण करती है, जिसमें जो है आपका बेलिनाई की वाहिका या डक्ट ऑफ बेलिनाई कहते हैं इसको, डक्ट ऑफ बेलिनाई DOB भी कहते हैं। और ये जो डक्ट ऑफ बेलिनाई है यह वृक्क श्रोणि में जाके खुलती है। उसके बाद आपकी वासा रेक्टा है लास्ट पार्ट इसका। जब ग्लोमेरुलस से निकलने वाली जो आपकी अपवाही धमिका होती है उसको वृक्क नलिका के चारों ओर जो है कोशिकाओं का एक जाल बनाती है, जो आपको चित्र में भी दिखाया मैंने ऊपर। ये बनाया इन्होंने जाल, ठीक है, इनको बोला जाता है परिनालिका केशिका जाल, ठीक है। अल्टीमेटली जो है आपका यहाँ पे सारा इकट्ठा होता है आपका वेस्ट मटीरियल, और यहाँ से फिर हम यूरेथ्रा के द्वारा बाहर इसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो यह कोशिकाओं का जाल बनते हैं, जिसको मैंने अभी बताया आपको परिनालिका जाल कहते हैं। परिनालिका जाल की सूक्ष्म कोशिकाएं जो है कैपिलरीज बोलते हैं इनको, ये हिलनेस लूप के चारों तरफ यू आकार की संरचना बनाती है, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। अब यू आकार की संरचना बनती है, ऊपर देखिए हम ना उसकी चारों तरफ जो है एक यू आकार की संरचना बनती है, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ये आपका जो यू आकार की संरचना बनाई ना इसमें, ये वासा रेक्टा के कारण ही बनती है। तो इस प्रकार जो है आपका ये उत्सर्जन तंत्र भी पूरा होता है, और मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आपने साथ साथ में बुक से भी इसको कंसर्न करना है। मैंने पूरी कोशिश की कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाऊँ, कवर करूँ, और समय की कमी के कारण थोड़ा जल्दी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जब आपको समय लगे तो उसको आराम से डिटेल से समझिएगा और पढ़िएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।